नमस्कार। मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, उसके यूनिट 5 इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का लगातार लेक्चर के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, रीज़न एंड मेजर टू चेक आदि का अध्ययन किया है। आज हम थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का स्टडी करेंगे, ये लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में मेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करेंगे और स्टैगफ्लेशन आदि का हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में हम 3 बिंदु पर अध्ययन करेंगे: मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत वृद्धि स्फीति, और तीसरा है गतिहीन स्फीति जिसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति का सिद्धांत कीमत वृद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। यही माना जाता था प्राचीन में कि कीमत वृद्धि इसीलिए होती है क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ पर संक्षेप में समझाया गया है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में अत्यधिक मुद्रा अत्यधिक कम वस्तुओं का पीछा करती हैं। इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अलग अलग प्रोफेसरों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रही हैं। सेपीरो के अनुसार, प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार आदि परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट, इस मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को हम यदि रेखा चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो प्रस्तुत रेखा चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन और OY अक्ष पर कीमत को लिया गया है और उत्पादन की विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न कीमतों को दर्शाया गया है, जिसमें अलग अलग मांग वक्र D1 D1, D2 D2, D3 D3 और D4 D4 मांग वक्र को दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु M3 बिंदु पूर्ण रोजगार बिंदु है, जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है और इस पूर्ण रोजगार की स्थिति में T वह बिंदु है जहां पर पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है, अर्थात पूर्ति नहीं हो पाती, उसके पश्चात उत्पादन नहीं दिखाई देती। तो यदि बाजार में वस्तुएं नहीं हैं, पूर्ति नहीं हो पा रही है वस्तुओं की, तो जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। मांग के आधार पर कीमत बढ़ जाता है और कीमत बढ़ने की स्थिति जो है वह मुद्रास्फीति की स्थिति को दर्शाता है। अर्थात एक निश्चित स्थिति के पश्चात पूर्ति नहीं हो पाने से और पूर्ति नहीं हो पाने के कारण, अर्थात इस चित्र के माध्यम से जो आपको समझाया गया है कि उत्पादन में लगातार वृद्धि की जाती है। जब मांग बढ़ती है वस्तुओं की तो उत्पादन में वृद्धि की जाती है। उत्पादन M1 से M2, M2 से M3 तक उत्पादन पहुंच जाता है और जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है वैसी वैसी कीमतों में भी वृद्धि होती है, जिससे इस मांग वक्र का निर्माण होता है। लेकिन एक स्थान पहुंचने के पश्चात, एक विशेष बिंदु पर पहुंचने के पश्चात, T बिंदु पर पहुंचने के पश्चात और उत्पादन नहीं किया जा सकता, पूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन जो वस्तुएं होती हैं उसकी मांग तो उनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं और कीमतें बढ़ने को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। इस तरह से मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति आती है बाजार में, उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अलग अलग और भी कारण हैं जो हम देखते हैं। नेक्स्ट, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के मुख्य कारण जो अलग अलग प्रोफेसर्स ने बताए हैं। प्रोफेसर फीसर का कहना है कि पूर्ण रोजगार स्थिति के पश्चात जो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, उसका ही परिणाम
से मुद्रास्फीति होती है। ये प्रोफेसर फीसर का कहना है। नेक्स्ट प्रोफेसर किन्स का मत है कि जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है, कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है, तब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं। और मांग में उपभोग व्यय और विनियोग भी जुड़ा रहता है। जब मांग की जाती है बाजार में किसी वस्तु के लिए, तो या तो उपभोग के लिए की जाती है या तो विनियोग के लिए की जाती है, अर्थात दोनों के लिए मांग करना मुद्रास्फीति का कारण बनता है। और अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे फ्रीडमैन और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि मुद्रा की आवश्यकता से अधिक पूर्ति, आवश्यकता से अधिक वृद्धि कर देना मुद्रास्फीति का कारण बनता है। इस तरह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के 3 कारण अलग अलग प्रोफेसरों ने बताए हैं, लेकिन संपूर्ण मत एक ही है कि मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। नेक्स्ट अब आगे हम देखते हैं दूसरा तरीका, दूसरा मुद्रास्फीति जो कि मांग के कारण नहीं लागत के कारण आता है, उसे हम कहते हैं लागत वृद्धि स्फीति। अर्थात वस्तुओं का मूल्य मांग की वजह से नहीं बढ़ा, लेकिन वस्तुओं की लागत बढ़ गई, वस्तुओं को बनाने का खर्चा बढ़ गया, इसलिए वस्तु का कीमत बढ़ा है। इसे हम कहते हैं लागत प्रेरित या लागत वृद्धि स्फीति। सन 1970 के दशक में जो मुद्रा स्फीति हुई है उसे लागत वृद्धि स्फीति अर्थात नया स्फीति के नाम से जाना गया है। इसकी परिभाषाएं अलग अलग प्रोफेसरों ने अलग अलग तरीके से दी हैं। प्रोफेसर रैंडलर्ड के अनुसार परिभाषा दिया गया है कि लागत प्रेरित स्फीति सिद्धांत का आधार यह है कि श्रम तथा व्यापार दोनों में ही संगठित समूह अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत सामान्य प्रतिस्पर्धा बाजारों में प्रचलित बाजारों से ऊंची रखते हैं, इसलिए मुद्रास्फीति आती है। और भी प्रोफेसर कैंपना के अनुसार दिया गया है कि लागत प्रेरित स्फीति की परिभाषा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह लागत प्रेरित स्फीति है, लेकिन हम एक सामान्य रूप से देखें तो जो वस्तु पहले 5 रुपए में बनती थी और 7 रुपए में बेची जाती थी, अर्थात 5 रुपए लागत और 7 रुपए विक्रय मूल्य होता था, लेकिन अब वही वस्तु का लागत 7 रुपए हो गया है तो उसका विक्रय मूल्य स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लागत वृद्धि स्फीति, जो कि लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देता है। अब इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिसमें ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर कीमत को लिया गया है। इसमें जो डिमांड वक्र है डी डिमांड वक्र है और पूर्ति वक्र सप्लाई वक्र, 3 सप्लाई वक्र आपको दिख रहा है, S1S, S2S एंड S3S। और M3 पूर्ण रोजगार की बिंदु है। पूर्ण रोजगार की बिंदु के पश्चात यह माना जाएगा कि उत्पादन जो है एक निश्चित अवस्था में पहुंचने के बाद पूर्ति स्थिर हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतों में वृद्धि होती है। उक्त रेखा चित्र में उत्पादन OM उत्पादन पर कीमत OP कीमत रखी गई है और सप्लाई कर्व SS3 सप्लाई कर्व बनता है। जैसे ही पूर्ति कम होती है तो लागत में वृद्धि होता है और उत्पादन कम होकर OM से उत्पादन OM1 हो जाता है और कीमत बढ़कर OP2 हो जाता है। इसी तरह से जब पूर्ति वक्र बदलता है, पूर्ति कम होती है तो उत्पादन कम होते जाता है और कीमत बढ़ते जाती है और बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लागत प्रेरित स्फीति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि लागत वृद्धि स्फीति के कारण लागत कैसे बढ़ती है। अगर किसी सामान को बनाने की लागत है तो उसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण यह बताया गया है कि मजदूरी की दर में यदि वृद्धि कर दी जाए, जो मजदूर उस वस्तु को बनाने में लगते हैं, अगर मजदूरी की दर में वृद्धि कर दी जाए तो लागत
बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो यह लागत प्रेरित स्फीति का मूल कारण है, श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि लाभ की दरों में वृद्धि। लागत प्रेरित स्फीति का दूसरा हिस्सा है वस्तु की कीमत निर्धारण में लाभ का जोड़ना। यदि हम लाभ की दरों को वृद्धि कर दें तो क्या होता है, इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रॉफिट कर दें तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कीमत स्फीति मतलब मुद्रा स्फीति का यह मुख्य कारण है, जिसको माना जाता है कि लागत प्रेरित स्फीति है। नेक्स्ट तीसरा कारण है प्रमुख कच्चे माल की लागत में वृद्धि। यह सबसे मुख्य कारण है लागत वृद्धि का। यदि कच्चे माल ही महंगे हो जाएं तो आपको वस्तु की लागत में वृद्धि करना ही पड़ता है, आपको वस्तु के मूल्य को बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि प्रयुक्त कच्चा माल का लागत बढ़ चुका है और इस कच्चे माल के कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो जैसे कि कोयला है, इस्पात है, पेट्रोल है, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो स्वाभाविक ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और बाजार में मुद्रास्फीति आ जाती है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि 1973 में पेट्रोल उत्पादन करने वाले संगठन OPEC ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, जिससे पेट्रोल की कीमत के कारण कई देशों में कीमतें बढ़ गईं, अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जो कि लागत वृद्धि स्फीति को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मांग प्रेरित स्फीति और लागत प्रेरित स्फीति दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हमने पिछला स्टडी किया उसी के आधार पर हम दोनों में अंतर हम सुनिश्चित कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों का उत्पन्न होने का कारण क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कारण। मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न होने के कारण है वस्तुओं की मांग और लागत प्रेरित स्फीति उस स्थिति में पैदा होती है जब वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखते हैं बाजार की पूर्णता। मांग प्रेरित स्फीति तब उत्पन्न होती है जब सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, अर्थात बाजार की पूर्णता के लिए मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। बाजार में सभी लोगों के पास मुद्रा उपस्थित हो जाती है, मुद्रा हाथ में आ जाती है, इसे हम मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। लेकिन लागत प्रेरित स्फीति उस समय पैदा होती है जब वास्तव में वस्तुओं की लागत में दिक्कत आ रही है, कच्चे माल में वृद्धि हो रही है, तब ये बाजार की अपूर्णता, बाजार में कच्चे माल की कमी के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट विद्यमानता मतलब उसकी उपस्थिति। यह पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात, मांग प्रेरित स्फीति जो है पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद उत्पन्न होता है और लागत प्रेरित स्फीति जो है बेरोजगारी की स्थिति में भी पाया जाता है। नेक्स्ट नियंत्रण। अगर मांग प्रेरित स्फीति को यदि आपको नियंत्रित करना है तो मांग में कमी करके या उत्पादन बढ़ाकर आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यदि लागत प्रेरित स्फीति को आपको नियंत्रित करना है तो मजदूरी पर नियंत्रण करना होगा और या फिर बाजार की अपूर्णताओं को दूर करना होगा, कच्चे माल को उपलब्ध कराना होगा, तभी आप लागत प्रेरित स्फीति को दूर कर सकते हैं। ये हो गया मांग प्रेरित स्फीति और लागत प्रेरित स्फीति में अंतर के पश्चात अब हम आगे देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन का नेक्स्ट क्या है। अगला थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है गतिहीन स्फीति या स्टैगफ्लेशन। ये स्टैगफ्लेशन शब्द है जो दो शब्दों स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और यह इस बात को शो करता है कि अर्थव्यवस्था में तो एक ओर कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर जो है आर्थिक विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है। ये दोनों स्थिति एक साथ चलती रहती है, जिसे हम गतिहीन स्फीति या स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था में एक तरफ कीमत वृद्धि और दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होना, ये दोनों साथ साथ चलते रहता है। तो स्टैगफ्लेशन में मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति
और कीमतों में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी भी दिखाई पड़ती है, जबकि बेरोजगारी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अर्थात संक्षेप में हम क्या कहें, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में कमी जड़ता के साथ साथ चलते रहती है। उत्पादन में कमी होती है, अर्थात स्टैगफ्लेशन एक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से विपरीत स्थिति मानी जाती है। अब कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि क्या भारत में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आई है? तो यह माना गया है कि 1991 से 1994 के बीच गतिहीन स्फीति की अवस्था पैदा हुई है, गतिहीन स्फीति की अवस्था देखने को मिली है। इस पैराग्राफ को हम नोट करके यह बता सकते हैं कि गतिहीन स्फीति जो है भारत में 91 से 94 के बीच देखी गई। 1980 के दशक में उत्पादन में वृद्धि हुआ, फिर 90 से 91 के बीच 9% की वृद्धि हुई, 91 से 92 के बीच फिर कुछ स्थैतिक रही वृद्धि, स्थैतिक रही, और 93 और 94 में औद्योगिक उत्पादन की दर में तो वृद्धि हुई परंतु विकास नहीं हो पाया। अर्थात लास्ट शॉर्टली स्टडी हम यह कहें कि 91 से 94 की अवधि में ऊंची मुद्रास्फीति के दर के साथ धीमी औद्योगिक प्रगति बनी रही। इसे गतिहीन स्फीति कहना उचित है, गतिहीन स्फीति माना जा सकता है, अर्थात मुद्रास्फीति की ऊंची दर और औद्योगिक वृद्धि का कम दर, तो हम इसे कहेंगे गतिहीन स्फीति। आगे हम देखते हैं कि गतिहीन स्फीति उत्पन्न होने के क्या मुख्य कारण हैं। तो गतिहीन स्फीति अर्थात मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी, उत्पादन में कमी, ये सारी स्थितियों पैदा होने के कारण है। पहला पॉइंट होता है, इसका पहला पॉइंट हम ये दे सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने यह माना है, प्रोफेसर सैमुअल्सन यह कहते हैं कि गतिहीन स्फीति का मुख्य कारण है मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था जो है अपनी जनता को रोजगार भी देना चाहती है, उदार मौद्रिक नीति अपनाती है और नियंत्रण भी करना चाहती है, जिसके कारण से मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण सारी समस्याएं एक साथ पैदा हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट यह मानते हैं प्राकृतिक प्रकोप। कुछ देश लगातार सूखे में, कोई कच्चे माल की कमी में लगातार यदि कोई देश रहे, प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत रहें, तो भी मुद्रास्फीति के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, उत्पादन में कमी चलते रहता है, जिसके कारण गतिहीन स्फीति पैदा होती है। प्राकृतिक प्रकोप आदि। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट है लंबे समय तक स्फीतिजनक शक्तियों की विद्यमानता। गतिहीन स्फीति की अवस्था जब उत्पन्न होती है तो यह माना जाता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत अधिक लंबे समय तक रही, इसलिए गतिहीन स्फीति पैदा होती है। और अगला कारण हम यह मानते हैं स्फीति के नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए थे, इसलिए गतिहीन स्फीति पैदा होती है। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं आयातित स्फीति। गतिहीन स्फीति का एक कारण यह भी माना जाता है कि हम आयात करते हैं, निर्मित माल का विदेशों से आयात करते हैं, इसलिए भी गतिहीन स्फीति आती है। इसे भी चित्र के माध्यम से